अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस कहानी। मैं हूं दानिया शाह, सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड अ पब्लिश्ड ऑथर, और आज मैं आपके पास बहुत मजेदार कहानी लेकर आई हूं। हम सब वर्ल्ड डिज्नी को जानते हैं, बल्कि हम ऑलमोस्ट कोई भी एनिमेटेड या अच्छी मूवी देखने लगे तो वर्ल्ड डिज्नी का लोगो सबसे पहले बना हुआ आता है। डिज्नी लैंड हर बंदा जाना चाहता है। तो आखिर ये कौन है बंदा और कैसे इसने जिंदगी में स्टार्ट लिया? उसके बहुत नेटवर्क्स हैं। वर्ल्ड डिज्नी लार्जेस्ट मीडिया कॉर्पोरेशन है दुनिया में रेवेन्यू के हिसाब से। कंपनी के ABC टेलीविजन नेटवर्क, ESPN, CTV, स्पेशलिटी, ये सारे उसके चैनल्स हैं। और सारी दुनिया में उसके थीम पार्क्स, टॉयज, गेम्स, CDs, गेम सब कुछ मशहूर है। और इससे पहले एक और कंपनी थी जो इस दुनिया में इससे पहले हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का नाम सुना जाता था गेम्स, टॉयज और मूवीज में। लेकिन क्या ऐसा किया वर्ल्ड डिज्नी ने कि आज सारी दुनिया वर्ल्ड डिज्नी को ही जानती है और उसी के ब्रांड को जानती है, और हम इसके अलावा किसी और फेमस ब्रांड को नहीं जानते जब व्हेन इट कम्स टू दीज एनिमेशंस एंड कार्टून्स। तो वर्ल्ड डिज्नी जो था वो शिकागो में 1901 में पैदा हुआ, और उसके 3 भाई और एक छोटी बहन थी। उसका जो फादर था वो तो बहुत रिपोर्ट्स के मुताबिक या जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके मुताबिक बड़ा अजीब सा बंदा था, बट उसकी मदर काफी लविंग थी और उसने उसे बहुत हेल्प किया जिंदगी में। उसकी फैमिली, जब वो छोटा था तो उसकी फैमिली शिफ्ट ही करती रही, पहले शिकागो से मिसूरी, फिर वहां से कैंसास, और जब वो 9 साल का था उसकी फैमिली वेल ऑफ भी नहीं थी, यानी कि वो वर्ल्ड जो था और उसके भाई वो पेपर बॉयज की तरह काम करते थे। ये काम वो करते थे और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता था स्कूल जाने के लिए, बल्कि वो काम ही करते थे ताकि अपनी जिंदगी जो अपनी फैमिली की है उसके लिए दे कैन प्रोवाइड फॉर इट। और जब अगर कभी उसको टाइम मिलता फारिग तो वो थिएटर जरूर जाता था और वहां पे वो देखता था कि वो क्या गैग्स कर रहे हैं, और चार्ली चैपलिन उसको बहुत ज्यादा पसंद था, और स्कूल्स के लिए वो कार्टून्स भी बनाता था पेपर्स के लिए। जब वो 16 साल का था तो उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। अमेरिका के अंदर ग्रेट वॉर हुई, और जब वो, क्योंकि वो एक पैट्रियाटिक बंदा था और बहुत मुहिब्बे वतन था, उसने कोशिश की कि वो आर्मी में चला जाए, लेकिन अपनी एज की वजह से, अपनी उम्र की वजह से वो आर्मी में नहीं जा सका। और उसने क्या किया कि उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज की और फिर पेपर सबमिट करवाए ताकि वो रेड क्रॉस यूनिट तो उसने रेड क्रॉस यूनिट ज्वाइन किया ताकि वो अपनी मुल्क की खिदमत कर सके। और वॉर के अंदर वो फ्रांस में था जहां वो एम्बुलेंस चलाता था, और उसके बाद पोस्ट वॉर ऑपरेशंस में भी उसने हेल्प किया। और फ्रांस में था जब उसने स्मोकिंग की हैबिट पिक कर ली और सारी जिंदगी वो पीता रहा सिगरेट। वर्ल्ड जब अपनी फैमिली के पास वापस कैंसस में आया तो उसके भाई ने उसे हेल्प की एक जॉब आर्ट स्टूडियो में, और वहां पे वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाता था, इश्तेहार न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए। और वहां पे उसको एक कार्टूनिस्ट मिला जिससे उसकी बाद में बहुत दोस्ती हो गई, ऊब आइवर्क्स, एंड दोनों ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी बनाएंगे। उन्होंने उसका नाम रखा आइवर्क्स डिज्नी कमर्शियल आर्टिस्ट, बट उनके साथ कभी इतना हुआ ही नहीं कि वो उस कंपनी को प्रॉपर्ली चला सके। फिर डिज्नी ने दोबारा हिम्मत नहीं हारी। अगर उसने सोचा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो नहीं चला तो फिर दोबारा उसने दोबारा एक कार्टून कमर्शियल्स के लिए कंपनी को ज्वाइन किया, और उसका नाम था कैंसस सिटी फिल्म एड कंपनी। और वहां पे पेपर कटआउट्स, और फर्स्ट टाइम उसने देखा कि कैसे कार्टून की और एनिमेशन की दुनिया चलती है। जब वॉल्ट ने ये सब देखा उसे बहुत पसंद आया, और उसके लिए ये एक बिल्कुल अलग और नई दुनिया थी जो कि कार्टून्स की थी, जहां पे वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता था और कुछ भी बना सकता था। उसको ये बात बहुत पसंद आई, और उसने किताब पढ़ी एनिमेटेड कार्टून्स, हाउ दे आर मेड, देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, एज वेल एज 19th सेंचुरी की बुक पढ़ी एक ब्रिटिश आर्टिस्ट की एनिमल और ह्यूमन लोकोमोशन के ऊपर। उसने एक कंपनी से कैमरा उधार लिया अपने घर के बैकयार्ड में। उसने एक शेड के नीचे बनाना शुरू किए कार्टून्स, एक कैमरा उधार लेके, और उसने उनका नाम रखा लाफोग्राम्स, और उसको न्यू मैन थिएटर को बेचना शुरू किए। और कैंसस सिटी में काफी मशहूर हो गए लाफोग्राम्स। तो उसने एक स्टूडियो अपना बनाया और अपने एनिमेटर्स रखे। 20 साल की उम्र में वो सिर्फ कोई मतलब छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम। 20 साल के बच्चे क्या होता है उस टाइम पे, वो फन और इम्पोर्टेंट बड़े मजे की शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, जो फेरी टेल्स और पुरानी
उन्होंने सुनी होंगी, जो कहानियां और मिथ्स होती हैं जो उनकी बेस पे वो मॉडर्न फेरी टेल्स बना रहे और उनको थिएटर्स को दे रहे और शॉर्ट फिल्म्स बना रहे होते थे। उसके लिए बार बार जाहिर सी बात उनको एफर्ट करनी पड़ती थी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, लेकिन दे केप्ट ट्राइंग। जो फिर पिक्टोरियल क्लब्स एक बड़ी कंपनी थी उस वक्त, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया लाफोग्राम के साथ कि डिज्नी और उसके को वर्कर्स को $11,100 मिलेंगे लाफोग्राम्स के लिए, और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन क्या हुआ कि पिक्टोरियल क्लब्स जो है वो उनका बिजनेस ही वो हो गया, बैंकरप्ट हो गया, और लाफोग्राम्स को सिर्फ $100 मिले। वॉल्ट ने सू तो किया और केस जीता भी, लेकिन उसे बहुत कम कंपनसेशन मिली क्योंकि उस कंपनी के पास कुछ बचा ही नहीं था। वॉल्ट ने फिर उसके बाद, आप सोचो ना यार कि उसने इतना सक्सेस भी था, सब कुछ था, उसने उसको बेच दिया और उसको उसके बदले क्या मिला, रादर देन जो $11,000 उसको मिलने थे वो नहीं मिले, उसको वहां पे इतना लॉस हुआ। लेकिन क्या उसने गिव अप कर दिया? नो। उसने फिर एक और प्रोडक्शन बनाई, एलिस वंडरलैंड, और उसके अंदर ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट था इसलिए क्योंकि उसने एक लाइव, एक रियल पर्सन को एक वंडरलैंड में, एलिस जो थी वो एक रियल पर्सन है और वो एक वंडरलैंड में चली जाती है एनिमेशन के अंदर, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था और कुछ नहीं हो सका क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे और उसके पास पैसे खत्म हो गए, ना वो एनिमेटर्स को दे सका, ना वो अपना ये सीरीज कंप्लीट कर सका। जुलाई 1923 में उसने अपना कैमरा और जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे उसने वो लिए और हॉलीवुड चला गया। वहां पे उसने डिसाइड किया कि वो मोशन पिक्चर बिजनेस में चला जाएगा और अपने आप को डायरेक्टर कंसीडर करने लगा। वो अपने अंकल रॉबर्ट डिज्नी के पास गया और जॉब ढूंढने लगा। हर स्टूडियो जिसमें भी वो जाता वो उसको रिजेक्ट कर देते। हॉलीवुड में आसान नहीं था नौकरी ढूंढना और आखिरकार उसने दोबारा से एनिमेशन ही बनानी शुरू की। अब ये वो बंदा है जो इस वक्त एनिमेशन और कार्टून की दुनिया का बादशाह है, सही है। उसके अलावा कोई और कंपनी हमें नजर ही नहीं आती और उस वक्त उसको हर कंपनी ने हॉलीवुड में रिजेक्ट कर दिया। खैर फिर उसने दोबारा एनिमेशन शुरू की और एलिस वंडरलैंड उसने दोबारा बनानी शुरू की एक्ट्रेस वर्जीनिया डेविस को लेके। और जब डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे एक डील कही तो वॉल्ट ने अपने भाई से पूछा और बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि वो भी उसको ज्वाइन करें और तब उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो बनाया। यहीं पे इस स्टूडियो में ही उसको अपनी फ्यूचर वाइफ से उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने 2 साल बाद शादी कर ली। सीरीज का नाम एलिस कॉमेडीज उन्होंने रीनेम किया। सक्सेसफुल हुई 1926 में, लेकिन कंपनी ने कहा कि अपनी न्यू सीरीज बनाएगी। जो लीड एक्ट्रेस थी उसने उस बंदे से शादी कर ली थी जिसने कंपनी को टुक ओवर किया था, तो उन्होंने एक नई एनिमेटेड सीरीज बनाने दी जिसका नाम था ऑसवाल्ड द लकी रैबिट और ये इंस्टेंटली हिट हुई। यूनिवर्सल ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट मेजर कंपनी थी डिज्नी के कार्टून को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। रैबिट को जो बनाया था वो आईवर्क्स ने बनाया था और ये इतना सक्सेसफुल था कि मेजर थिएटर्स में दिखाया गया ऑल अराउंड द कंट्री। और फरवरी 1928 में कॉन्ट्रैक्ट जो था वो रिन्यूअल के लिए दोबारा अप हुआ और वॉल्ट ने न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन पकड़ी जहां वो डील क्लोज करे। मिंट्स के कोई और प्लान थे ऑसवर्ल्ड के लिए। वो चाहता था कि उसको अब वॉल्ट की जरूरत नहीं है और वो वॉल्ट के स्टाफ को ही यूज करके जब कार्टून बना सकता है तो मैं उसको क्यों फिर बीच में रखूं। इस तरह उसके पास राइट्स थे, जैसे भी वो जो मर्जी करना चाहता कार्टून के लिए। और वॉल्ट जो था दोबारा से तबाह हो चुका था। उसको तभी समझ आ गई थी कि आइंदा के बाद वो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर काम करेगा जो जिसके राइट्स उसके पास हों। खैर फिर उसने न्यूयॉर्क से वापस ट्रेन ली और उसको रास्ते सारे वो यही सोचता रहा कि अब मुझे एक ब्रांड न्यू आइडिया पे काम करना है। अब ये सोचे कि दोबारा से धोखा खाने के बाद उसने गिव अप नहीं किया। जब वो इतना सक्सेसफुल था, उसका बनाया हुआ कैरेक्टर मेजर थिएटर्स में चला, हॉलीवुड में मशहूर हुआ, लेकिन स्टिल उसको क्रेडिट नहीं दिया गया और उसके साथ कंटिन्यू नहीं किया गया, तो भी उसने गिव अप नहीं किया बल्कि उसने सोचा कि मैं दोबारा से कोई नए आइडिया पे काम करता हूँ। उसके दिमाग में एक आइडिया था एक माउस का, जो एक कैरेक्टर होगा जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो। उसने उस माउस का नाम रखा मोर टाइमर और बाद में इवेंचुअली उसका नाम चेंज हो गया। उसकी वाइफ ने उसको इंसिस्ट किया तो माउस का नाम रखा गया मिकी माउस। मिकी माउस जो है वो ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बना, जो लेकिन
उसका जो इंट्रोडक्शन था, साउंड उन्होंने उसके अंदर जो डाली, इससे सब कुछ बदल गया। मई 1928 में अनफिनिश शॉर्ट प्लेन क्रेजी 6 months, क्या एक मिनट, टॉकिंग ऑफ मिकी माउस, अभियान मिकी माउस की आवाज निकालने लगा है। Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mickey Mouse. My name is Mickey Mouse. Christmas, Christmas. I love Christmas. Everything is about something. Very good. ओके, सो मिकी फर्स्ट अपीयर उसने क्या 1928 में एक अनफिनिश शॉर्ट प्लेन क्रेजी में, और 6 months लेटर वो स्टीम बोट विली में आया अपने पार्टनर मिनी के साथ, और वो जो शॉर्ट था वो पैरोडी था ब्लॉकबस्टर स्टीम बोट बिल का, और रेवोल्यूशनरी था क्योंकि उस वक्त ये पहला कार्टून था जहां पे साउंड इस्तेमाल हुई थी। और वॉल्ट ने डील बना ली अमेरिकन बिजनेसमैन पैट पावर्स के साथ, जो तमाम साउंड इक्विपमेंट और थिएटर्स और सब कुछ करेगा प्रोवाइड कार्टून को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कार्टून के अंदर लाइव वॉइस ओवर्स थे, साउंड इफेक्ट पीपल और ऑर्केस्ट्रा था, और बहुत ही यूनिक और स्पेसिफिक आइडिया था मिकी की वॉइस के लिए, लेकिन उसको कोई भी नहीं मिला जो मिकी माउस की आवाज निकाल सकता। तो वॉल्ट डिज्नी ने खुद मिकी माउस की आवाज निकाली। वॉल्ट और उसका जो माउस था वो फ्रंट पेज न्यूज पे गया, और मिकी फाइनली अपना जो कंपेटिटर था फेलिक्स द कैट, उसको उसने ओवर विन कर लिया और सारी दुनिया में अंत मचा दी मिकी माउस के कैरेक्टर ने और वो जो एनिमेशन उसने बनाई थी। फिर वॉल्ट ने एक सीरीज बनाई सिली सिम्फनी, और उसके अंदर स्केलेटन डांस बनाया जो बहुत पॉपुलर हुआ, जहां पे स्केलेटन्स होते हैं जो बस एक ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में डांस कर रहे हैं। उसने ये एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये शो किया कि आपको लाजमी नहीं होता कि आपके पास स्टोरी लाइन हो कोई एनिमेशन बनाने के लिए। एनिमेशन तो आप सिर्फ एक उससे सिंपली स्केलेटन्स थे वो मूव कर रहे थे और म्यूजिक था, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसने डिस्कवर किया नया फिनोमेना टेक्निकलर का, और वो एक प्रोजेक्ट पे काम किया फ्लावर्स एंड ट्रीज में, जो सिली सिम्फनी सीरीज का ही पार्ट था। और उसने बताया कि वो न्यू एनिमेशन जो है टेक्निकलर उसके थ्रू वो शूट करेंगे, और फ्लावर्स एंड ट्रीज फर्स्ट एवर कार्टून था जिसको कोई ऑस्कर मिला। उसके बाद जिस तरह साल गुजरते गए, वॉल्ट ने कंपनी के अंदर एक नया रोल लिया। उसने स्टोरी डेवलपमेंट के लिए काम किया, न्यू प्रोजेक्ट्स की, और उसने गाइडेंस दी एनिमेटर्स की कि वो एनिमेशन वो करें लेकिन स्टोरी वो देता था। आर्ट स्कूल बन गया कंपनी के अंदर, और हर एनिमेटर को स्पेशल ट्रेनिंग होती थी डिज्नी स्टाइल की एनिमेशन की। और 1930s में एक दिन वॉल्ट ने मीटिंग बुलाई, और उसने रादर देन अदर स्टोरीज उसने अपनी मीटिंग को शुरू किया स्नो वाइट और 7 ड्वार्फ्स की स्टोरी से, और स्पॉन्टेनियसली वो साथ साथ उस पे एक्ट भी करता रहा, क्योंकि इसके बाद वो उस मीटिंग का पर्पस ये था कि ये उसने स्टोरी जो है एनिमेटर्स के थ्रू सिल्वर स्क्रीन पर लेके आनी थी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फीचर लेंथ कार्टून उन्होंने कभी नहीं देखा था, और ना ही टेक्निकलर फुली एनिमेटेड फीचर उन्होंने कभी देखा था। वॉल्ट को उसकी बीवी ने और रॉय ने भी कहा कि ये एक सिली आइडिया होगा, और बैंकर ने कहा कि तुम सब कुछ रिस्क कर दोगे इस एक सिंगल फिल्म के लिए, लेकिन उसको पता था कि वो क्या कर रहा है, और उसने कहा कि ये जो रीटेलिंग है स्नो वाइट की ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी। फिल्म का प्रीमियर हुआ कार्थे सर्कल थिएटर 1937 में, और उसे क्रिटिकल एक्लेम भी मिला, कमर्शियल सक्सेस भी मिली, बहुत पैसा भी उसने कमाया, और इंटायर स्टूडियो का जितना भी डेप्थ था 6 महीने के अंदर अंदर वो खत्म हो गया। वॉल्ट को एकेडमी अवार्ड मिला, जो कि उसने एक नया रिस्क लिया था, और उस रिस्क को लेने के बाद जो सक्सेस उसको मिली उसकी बेसिस पे उसे एकेडमी अवार्ड मिला कि वो इतना डिफरेंटली सोच सकता है या कर सकता है। फिर स्नो वाइट के बाद उसने 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए, पिनोकियो, फंटासिया एंड बाम्बी। मूवी मेकिंग के अलावा वॉल्ट ने और प्रोजेक्ट्स भी किए। उसने न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट बर्बर्ग में एक स्टूडियो बनाया, मल्टीप्लेन कैमरा था जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ पिक्चर्स ले सकता था, ताकि एक
थर्ड डायमेंशनल इफेक्ट बन जाए, 3D इफेक्ट बन सकता हो। फैंटासिया मोस्ट अनयूजुअल और यूनिक प्रोजेक्ट ऑफ ऑल टाइम्स था जो कभी किसी ने देखा हो, और उस विजन के अंदर उसने रिप्रोड्यूस किया सेंसेशन ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक और विजुअल स्टिमुलेशन उसने दिखाई प्रोजेक्ट की सारे की, और उसने एक अर्लियर वर्जन हम कह सकते हैं स्टीरियोफोनिक साउंड का बनाया। टोटल बजट इस प्रोजेक्ट का था $2 मिलियन से ज्यादा, $2 मिलियन से ज्यादा। हाउएवर डिज्नी कंपनी बिल्कुल उस वक्त ग्रो कर रही थी और सब कुछ बहुत जबरदस्त चल रहा था, बट वॉर शुरू हो गई और जो ओवरसीज इनकम थी वो आनी बंद हो गई, और फैंटासिया और पिनोकियो डिज्नी के इवन दो मास्टरपीसेस हैं इस वक्त दुनिया में समझे जाते, बट उस टाइम कंपनी नहीं सर्वाइव कर सकी और 1941 में स्टूडियो $500,000 डेट में चला गया। आफ्टर उसके बाद बर्गबांक स्टूडियो के बाद सैलरीज जो हैं वो कट की गई, फाइनेंसेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्ट को मुश्किलें देखनी पड़ी। उसके स्टाफ जो है वो स्ट्राइक पे चला गया और उसके इवन अपनी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, सब लोगों ने उसको कहना शुरू कर दिया कि वो नाशुक्रा है और वो उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, और उसको कहा कि तुम एक गुडविल टूर पे चले जाओ अमेरिका में। खैर उसने कहा कि नहीं, इससे बेहतर है कि मैं काम ही करता रहूं रादर देन कि मैं टूर पे जाऊं और लोगों को तसल्लियां दूं। इट्स बेटर कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूं। जब वो साउथ अमेरिका में था तो उसको एक स्टूडियो से कॉल आई जो फिल्म डम्बो पे काम कर रहे थे। 500 आर्मी ट्रूप्स आ चुके थे और वो डिमांड कर रहे थे कि हमने स्टूडियो के अंदर जाना है ताकि वो एयर बाय क्राफ्ट कोई प्लान था उसके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए। और खैर वॉर के दरमियान उसने अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था, जितना भी वो कर सकता था उसने किया, और उन्होंने प्रोपेगेंडा शॉट्स बनानी शुरू कर दी रादर देन के वो अपनी प्रोजेक्ट के ऊपर कंटिन्यू करते। और जब इतना सारा कुछ उसके स्टूडियो में हो रहा था और वॉर की वजह से भी फोकस चेंज हो रहा, तो उसको ये लग रहा था कि मेरी कंपनी जो है ये अपना जो रियल एसेंस है ये उसने खो दिया है। जब वॉर खत्म हुई तो रॉय जो चाहता था, उसका भाई, वो चाहता था कि फाइनेंशियली हम कंजर्वेटिव रहें और बहुत ज्यादा एडवेंचरस ना खेलें, लेकिन वॉल्ट जो है वो चाहता था कि वो रिस्क ही ले। और फाइनली उनको समझ आया कि उन्होंने ये एग्रीमेंट कर लिया कि कंपनी लाइव एक्शन फिल्म्स बनाएगी। सील आइलैंड डॉक्यूमेंट्री थी सील्स के ऊपर जो उन्होंने बनाई और उसको ऑस्कर मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का। ट्रेयर आइलैंड इंग्लैंड में बनाई जिसमें बॉबी ड्रिसोर, नॉबर्ट न्यूटन, वॉल्टर फिट्जगेरल्ड और राल्फ ट्रूमन थे, और परफेक्ट स्टोरी बोर्ड प्रोसेस एनिमेशन में, और उसने अपनी कंप्लीट टेक्निक जो बनाई लाइव एक्शन मूवी के लिए। और इवन दो वो काफी बिजी बंदा था वॉल्ट, लेकिन सैटरडेज को वो हमेशा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बाहर लेके जाता था, पूरा दिन उनके साथ गुजारता था और पीनट्स खाते थे। और उसको ये लगा कि एक अम्यूजमेंट पार्क भी होना चाहिए जो फैमिलीज इकट्ठे एंजॉय कर सकें, और वो कम्प्लीटली खुद तो नहीं पूरा पार्क बना सकता था, तो उसने टेलीविजन ABC कंप्लीट वो पूरा थीम पार्क खुद तो नहीं फंड कर सकता था, इसलिए उसने लोगों से मदद ली और ABC के साथ उसने कंप्लीट की डील। जब वो 35% स्टेक उनको डिज्नी में मिलेगा और वो $500,000 इन्वेस्टमेंट देंगे। वीकली शो डिज्नीलैंड बनाया गया 3 साल तक के लिए। ये वाहिद शो था 3 साल तक के लिए जो टॉप 15 रेटेड प्रोग्राम्स में था, और ये इसकी सक्सेस की एक बड़ी वजह ये थी कि वो कलर में कलरफुल था और कलर वीडियो के साथ शूट किया गया था, क्योंकि वॉल्ट ने कहा था कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी अगर हम कलर भी ले आए मूवी के अंदर। सो हम देखें कि जितनी एनिमेशन के अंदर ऑलमोस्ट साउंड, कलर, 3D ये सब कुछ आज जो हम कर लेते हैं इतने इजीली और देख लेते हैं, ये सब डिज्नी की ही वजह से है। उसने दोबारा मिकी माउस क्लब भी बनाया किड्स के लिए, और जो किड्स ही करते थे, और उसने रादर देन कि वो प्रोफेशनल्स को हायर करता, उसने अपने आगे पीछे नेबरहुड में और जो आम बच्चे थे उसने उनको हायर किया और उनको मौका दिया कि वो जिंदगी में कुछ कर सकें। 50s के एरा में उसने बहुत फाइनेंशियल एक्सपेंशन की। $6 मिलियन से शुरू हुआ था और $70 मिलियन पे बाय द एंड ऑफ द डेकेड वो उसकी कंपनी स्टैंड कर रही थी। सिंड्रेला उन्होंने बनाई, सबसे मशहूर डिज्नी फिल्म स्नो वाइट के बाद पीटर पैन बनाई, लेडी एंड ट्रैम्प बनाई, और लाइव एक्शन फिल्म लीग्स अंडर द सी
बनाई सिनेमास्कोप में। इन जुलाई 1955 उसने वर्ल्ड प्रीमियर अपने न्यू अमेजमेंट पार्क डिज्नीलैंड का रखा और एक लार्ज कांग्रेगेशन ऑफ पीपल थी, बहुत बड़ा क्राउड था जिसको उसने एड्रेस किया। और उसने कहा कि जो भी लोग इस हैप्पी प्लेस में आना चाहते हैं, ये आपकी डिज्नीलैंड जगह है और यहाँ पे रंग, नस्ल, उम्र की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी एज के हों, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये उन आइडियल्स और उन ख्वाबों की ताबीर है जो अमेरिका को बनाते हुए हमने देखे थे, और ये मैं चाहता हूं कि ये सारी दुनिया के लिए जॉय और इंस्पिरेशन बन जाए। और वाकई सारी दुनिया के लिए डिज्नी एक जॉय और इंस्पिरेशन है भी। और उसको ये बिलीफ था कि उसका थीम पार्क कभी भी खत्म नहीं होगा और हमेशा वो इम्प्रूव हो सकता है। और फिर उसने दिखाया न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में कि एनिमल्स और ह्यूमंस जो है न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में उसने दिखाया कि एनिमेट्रॉनिक फिगर्स बन सकती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस को बना के। और उसने ये आइडिया जो है कंबाइन किया बोट राइड के साथ बच्चों के लिए और एक स्मॉल वर्ल्ड बनाई। और जब वो क्लोज हुआ फेयर तो वो डिज्नीलैंड को चला गया सारा कुछ। और वॉल्ट ने फिर नेक्स्ट लाइव एक्शन प्रोजेक्ट किया मैरी पॉपिंस का, और उसकी एक छोटी बच्ची थी, उसकी बेटी ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद उसने वो बनाया। और उसने अपनी बेटी से वहां से वो गया और उसने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया और उस बंदी को उसने कन्विंस किया कि मैं जो हूँ इसके स्टोरी इसके ऊपर बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने मूवी बनाई और वो नॉमिनेट हुई 13 अकेडमी अवार्ड्स के लिए, 5 ऑस्कर्स उसने जीते और $44 मिलियन उसने बनाए बॉक्स ऑफिस पे। 13 अकेडमी अवार्ड्स, 5 ऑस्कर्स, कैन यू इमेजिन। जब वो 62 साल का था तो वॉल्ट को 31 अकेडमी अवार्ड्स मिल चुके थे। वो अपने कैरियर के टॉप पे था, मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फिगर इन द वर्ल्ड था। और उसको फाइनली लेकिन उसकी सेहत ने उसका साथ छोड़ दिया और उसको पता चला कि उसको कैंसर है और उसने सर्जरी करवाई। और उसके बाद 6 मंथ से 2 साल उसको दिए गए जिंदा रहने के लिए। फिर उसको जब डॉक्टर्स ने उसको बताया कि अब आपके पास 6 माह से 2 साल तक का टाइम है। और फिर रॉय ने उससे मिला तो डिज्नी ने उससे, जब उसका भाई से लास्ट टाइम मिलने गया तो उससे फ्लोरिडा प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी शुरू की कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के लिए हम बनाएंगे। और 9:30 AM 15 दिसंबर 1966 को उसकी डेथ हो गई अपनी 65th बर्थडे के बाद। रॉय ने जो है कंपनी के साथ आगे कैरी किया और वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ओपन हुआ 1971 में। और आज भी वॉल्ट डिज्नी तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज भी दुनिया की मशहूर तरीन कंपनीज में से इतने साल पहले शुरू हुई थी, बट आज तक उसकी सक्सेस है। और उसकी सक्सेस की मेजर रीजन हम कहें तो वो एक ही बंदा है। अगर इस पूरी जर्नी का क्रेडिट किसी को जाता है तो वॉल्ट डिज्नी को जाता है। ही इज द न्यूक्लियस अराउंड, जिसके अराउंड ये सारा वॉल्ट डिज्नी बना हुआ है। और एक दफा वॉल्ट ने अपनी कंपनी के बारे में ये कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम कभी भी ये बात नहीं भूलेंगे कि ये सारी की सारी जो सक्सेस है, इट वाज जस्ट स्टार्टेड विद अ माउस। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे की स्टोरी थी। मुझे बहुत मजा आया सुनाते हुए। अगर आपको मजा आया है तो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिले। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में कोई और मजेदार कहानी लेके। आपको ये कहानियां सुनाने का मकसद यही है कि आप जिंदगी में मोटिवेटेड रह सकें और आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मोहब्बतें बांटे, पते बांटे, पते बांटे, पते बांटे, पते बांटे, पते बांटे।